प्रदेश की राजधानी शिमला के घंडल में राष्ट्रीय राजमार्ग 205 के बंद पड़े हिस्से को एक सप्ताह के भीतर खोल दिया जाएगा। जल शक्ति विभाग के मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शनिवार को सुबह घंडल में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और लोक निर्माण विभाग को एनएच पर बैली ब्रिज लगाने के सख्त निर्देश दिए, जिसमें एनएच पर 180 फुट लंबा बैली ब्रिज लगाया जाएगा। इसका काम रात दिन तक चलेगा। बैली ब्रिज से एक तरफा ही वाहन गुजरेंगे। इस दौरान मंत्री ने घंडल पंचायत के प्रधान हरिनंद ठाकुर और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। लोगों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं उठाई। मंत्री ने ग्रामीणों से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने के लिए सहयोग करने की अपील की। ग्रामीणों ने उन्हें एनएच के धंसने से पेश आ रही समस्याएं बताई। इस मौके पर लोनिवी के ENCDS डहर SE सुरेश कपूर, एनएच के परियोजना निदेशक SK शर्मा, लोनिवी के एक्साइन मान सिंह, SDO नवीन कौंडल भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को केंद्रीय रेल और टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने भेंट की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। इस दौरान राज्य में रेल अवस्थापन विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने सैन्य बहुल राज्य उत्तराखंड के लिए सैनिक स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही देहरादून, हरवाला, हरिद्वार रेलवे स्टेशन का विस्तार करने का आग्रह किया। शनिवार को सीएम आवास में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से रेल परियोजनाओं के विकास और संचालन के लिए अवस्थापना सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। सीएम ने टकनपुर बागेश्वर ब्रॉड गेज लाइन के सर्वे, लाल कुआं सितारागंज, सिटकुल खटीमा, धामपुर, काशीपुर, जसपुर रेल लाइन निर्माण, रुड़की देवबंद रेल लाइन निर्माण में तेजी लाए जाने का आग्रह किया। साथ ही टकनपुर से दिल्ली के लिए नियमित ट्रेन, हरिद्वार, हल्द्वानी और टकनपुर से अयोध्या के लिए सीजनल ट्रेन के संचालन करने की भी मांग रखी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सड़क के विस्तारीकरण के लिए हरे भरे हजारों पेड़ों को काटे जाने के विरोध में तमाम संगठन चिपको आंदोलन पर उतर आए हैं। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार और शासन की ओर से जोगीवाला से सहस्त्रधारा चौराहे तक रिंग रोड के विस्तारीकरण का काम शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन इससे पहले ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम सामाजिक संगठन पेड़ों के काटे जाने के विरोध में चिपको आंदोलन पर उतर आए हैं। पर्यावरण विदों, सामाजिक संगठनों के साथ ही सोशल मीडिया में भी हरे भरे पेड़ों की जिंदगी बचाने को लेकर मुहिम शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज शनिवार को पर्यावरण विदों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक और चिपको आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने पेड़ों को मौली बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। आपको बता दें, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं सिटीजन फॉर ग्रीन दून, मैड अबाउट दून, डू नॉट ट्रैश, तितली ट्रस्ट, फ्रेंड ऑफ द टून, आइडल जैसी संस्थाओं के पदाधिकारी सदस्य खलंगा स्मारक पर इकट्ठा हुए और चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इस सीजन के लिए पंजाब सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार 8 जिलों में आने वाले 8,500 गांवों में नोडल अधिकारी तैनात करने जा रही है। नोडल अधिकारी किसानों को पराली जलाने से रोकने के साथ साथ धान की कटाई के बाद कार्यों पर भी नजर रखेंगे। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, सहकारिता, राजस्व, ग्रामीण विकास और पंचायत, कृषि, बागबानी और भूमि संरक्षण सहित अन्य विभागों के स्टाफ को नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात किया गया है, ताकि पराली जलाने के रुझान को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों को और तेजी से किया जा सके। नोडल अधिकारियों की तरफ से गांव में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिसके तहत किसान बैठकें, फसलों के अवशेष के निपटारे के लिए मशीनों का बंदोबस्त, गांव में प्रचार सामग्री बांटने के अलावा अन्य तौर तरीके के साथ भी पराली को आग लगाने के रुझान के खिलाफ अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना होगा। दिल्ली में अब घरों में खड़े 15 साल पुराने वाहनों के लिए सरकार ने एक प्लान तैयार किया है। दिल्ली सरकार ऐसे वाहनों को जब्त करके स्क्रैप कराने का काम करेगी। परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक 3 चरणों में इस प्लान को अंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले केवल डीजल वाहन, उसके बाद पेट्रोल और फिर दुपहिया वाहनों को इसमें शामिल किया जाएगा।
साथ ही स्क्रैप कराने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसे टोल शुल्क काटकर बाकी पैसे वाहन मालिकों को दे दिए जाएंगे। आपको बता दें, परिवहन विभाग के मुताबिक सरकार वाहनों को घरों से टो करने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाएगी। वहीं वाहन की हालत के हिसाब से उसके मालिक को प्रति किलो अधिकतम 25 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। टिल्लू ताजपुरिया ने यूपी के गैंगस्टर सुनील राठी के शूटर राहुल फफौदा और नवीन बाली के शूटर जयदीप उर्फ जग्गा को गोगी की हत्या के लिए तैयार किया था। वहीं स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टिल्लू ताजपुरिया सुनील राठी और नवीन बाली के आपस में हाथ मिला लिया है। वहीं जेल में रहने के दौरान ही ये दोस्त बन गए और इन्होंने कोरोना काल में जितेंद्र गोगी की हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिया और कोर्ट में जब से कैदियों की पेशी होनी शुरू हुई तब से गोगी की हत्या की साजिश तैयार हो गई थी। आपको बता दें, टिल्लू ताजपुरिया के कहने पर सुनील राठी ने अपना सबसे बढ़िया शूटर राहुल टिल्लू को दिया था। गोगी की हत्या के लिए रोहिणी कोर्ट में कई दिनों से रेकी भी चल रही थी। साजिश ये थी कि ये कोर्ट रूम में जितेंद्र गोगी की हत्या कर अन्य कोर्ट में होकर फरार हो जाएंगे। हमलावरों ने इस बात की पूरी रेकी कर ली थी कि किस किस कोर्ट से रास्ता जाता है और कैसे फरार होना है। उन्हें ये पता नहीं था कि जितेंद्र गोगी के साथ पुलिसकर्मी भी कोर्ट रूम में आ जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि तीनों गैंगस्टर को जितेंद्र की हत्या करनी थी, चाहे वो कोर्ट में करनी हो या बाहर। पटना एम्स 10 साल का हो गया है। इन 10 सालों में एम्स के डॉक्टरों ने कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसमें कोरोना का वो दौर भी शामिल है जब इलाज के दौरान कई डॉक्टरों की जान मुश्किलों में पड़ गई। वहीं अब एम्स नए साल में नए सफर की तरफ बढ़ रहा है। जी, अब ऑपरेशन के लिए रोबोट को तैयार करने के साथ कई नए संसाधन भी बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे इलाज के लिए दिल्ली और मुंबई का रुख कम करना होगा। आपको बता दें कि शनिवार को स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में नई योजनाओं पर मंथन किया गया। रोबोटिक सर्जरी पर विशेष फोकस पर पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही बर्न सेंटर का भी निर्माण कराया जाएगा, अंग प्रत्यारोपण की शुरुआत की जाएगी तथा शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन का निर्माण भी नए साल में कराया जाएगा। वहीं उनका कहना है कि रोबोटिक सर्जरी के साथ बर्न सेंटर बड़ी उपलब्धि होगी और एक साल में 1,37,619 का ओपीडी में इलाज किया जाएगा। दिल्ली में अपराध के बढ़ते ग्राफ के बारे में बात करते हुए दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने रविवार को कहा कि जिला पुलिस अपराध शाखा और स्पेशल सेल मिलाकर सुनियोजित अपराधों या अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। वहीं कई ड्रग्स तस्करों और अंतर्राज्यीय गैंगस्टरों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अपराधों और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रख रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को अपने एनडीए 47 बैचमेट्स को फैमिली डिनर और पार्टी में बुलाया, जिसमें उनका एक ही अलग अंदाज देखने को मिला। इस पार्टी को कैप्टन ने मोहाली के मोहिंदर बाग फार्म हाउस पर रखा था, जिसमें 23वें और 24वें एनडीए बैचमेट्स को बुलाया गया और उनके साथ वो गाना गाते दिखे। वहीं कैप्टन की डिनर पार्टी में देश के प्रमुख मिलिट्री एक्सपर्ट और इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के पहले चीफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कमल डावर भी आए और उन्होंने कैप्टन को सिक्योरिटी इंडियाज राइज ए विजन फॉर द फ्यूचर की किताब भी गिफ्ट की। इसी पार्टी को पूरी तरह से सेना के माहौल में ढालने के लिए कैप्टन ने खास इंतजाम किया और उन्होंने सभी के लिए एक ही तरह की जैकेट का भी प्रबंध किया था, जिस पर उनके साथियों के नाम और बैच लिखे हुए थे। इस पार्टी का ड्रेस कोड भी यही था। इंदौर शहर में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ये बात कही कि जब साल 2004 के आम चुनाव में यूपीए को बहुमत मिला तब मैंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव दिया था। मेरा उस वक्त भी यही मानना था कि उनका विदेशी मूल का होना कोई मुद्दा नहीं है। अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती हैं, तो सोनिया गांधी भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। सोनिया गांधी भारतीय नागरिक होने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी की पत्नी और लोकसभा के लिए चुनी हुई सांसद भी हैं।